हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, मोशन ऑफ ए पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्किल। तो वर्टिकल सर्किल में किसी पिंड की गति किस प्रकार से होगी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल सर्किल में गति। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में जैसे कोनिकल पेंडुलम था, यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल सर्किल में जैसे यह कोई धागे से बंधा पिंड है, इसको वर्टिकल सर्किल में गति इसका किस प्रकार से होगा। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में तो गति देखेंगे इस प्रकार से होता था, यह हॉरिजॉन्टल सर्किल में गति होता था और यह कोनिकल पेंडुलम बनाता था। वर्टिकल सर्किल में गति यहाँ से देखेंगे इस तरह से होगा, इस तरह से यह वर्टिकल सर्किल में पिंड गति कर रहा है। तो वर्टिकल सर्किल में देखेंगे यह उच्चतम बिंदु है और यहाँ पर यह क्या है, न्यूनतम बिंदु। तो जब पिंड न्यूनतम बिंदु पर रहता है तो यहाँ पर तनाव सबसे ज़्यादा रहता है, और जब पिंड ऐसे ऐसे गति करते हुए यहाँ पर उच्चतम बिंदु पर पहुँचता है तो यहाँ पर तनाव सबसे कम होता है। और इस तरह से पिंड क्या करता है, आगे की ओर सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्किल में इस तरह से गति करता है। तो तनाव भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है और वेग का मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर मान लिया कि यह एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ का केंद्र है और यहाँ से इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह यल है। मीन्स यल लंबाई के एक धागे से एक गोलक बंधा हुआ है यम द्रव्यमान का, और यह ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। मान लिया कि इसका वेग कितना है, v है, इसका वेग v है और यहाँ से पिंड का द्रव्यमान mg नीचे की ओर कार्य कर रहा। और मान लिया कि गति करते समय पिंड की किसी क्षण स्थिति बिंदु P पर है और यह ऊर्ध्वाधर वृत्त का उच्चतम बिंदु और यह ऊर्ध्वाधर वृत्त का निम्नतम बिंदु है। तो मान लिया कि इस निम्नतम बिंदु से बिंदु P का जो एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय विस्थापन है, वह थीटा है। अब ज्यों-ज्यों पिंड ऊपर की ओर जाएगा इसका वेग घटता जाएगा और यह डोरी है, डोरी में क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। अब यहां पर जरा देखेंगे इस mg को दो घटकों में हम लोग वियोजित करेंगे। यह जरा देखेंगे यह कोण थीटा है तो यह कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा, और यहां से एक दूसरा घटक यह आएगा, यह थीटा, तो यह हो जाएगा mg cos थीटा और यह घटक हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखेंगे यह तनाव और यह mg cos थीटा, इन दोनों का परिणामी ही इस वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो यहां पर देखेंगे आवश्यक अभिकेंद्र बल F इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे आवश्यक अभिकेंद्र बल F कितना मिलेगा, तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि T माइनस mg cos थीटा, यही आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलेगा। तो यहाँ पर T इक्वल टू हो जाएगा F प्लस mg cos थीटा, यही डोरी में उत्पन्न तनाव है। अब हम लोग जानते हैं कि आवश्यक अभिकेंद्र बल F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर धागे की लंबाई कितनी है, यल है, तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन यल। तो यह वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस तरह से तनाव हो जाएगा T इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन यल प्लस mg cos थीटा। इसको बनाते हैं इक्वेशन
स्टार। अब ज्यों-ज्यों पिंड ऊपर की ओर जाएगा, ज्यों-ज्यों पिंड ऊपर की ओर जाएगा इसका वेग घटता जाएगा और धागे में तनाव भी घटता जाएगा। और जब पिंड धीरे धीरे गति करते हुए बिंदु ए पर पहुंचेगा तो उस समय डोरी में तनाव न्यूनतम हो जाएगा और वेग का मान भी कम हो जाएगा और इस कोण का मान बढ़ता जाएगा। जो थीटा है इसका मान क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो ज्यों-ज्यों पिंड बिंदु P से A पर पहुंचेगा तो यहाँ पर कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड की बिंदु A पर, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु A पर पिंड की गति के लिए, बिंदु ए पर पिंड की गति के लिए जब पिंड बिंदु ए पर पहुंचेगा तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और तनाव मान लेते हैं कि TA हो गया और बिंदु ए पर वेग कितना है, VA है। तो यहाँ पर हो जाएगा यम VA स्क्वायर अपान यल प्लस यम जी कास 180। कास 180 की वैल्यू -1 होती है तो इस तरह से TA इक्वल टू हो जाएगा यम VA स्क्वायर अपान यल और माइनस यम जी, क्योंकि कास 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहां पर यह आ जाएगा बिंदु ए पर तनाव, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लिया कि बिंदु P से जब कण ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका वेग घटता जाएगा। यहां पर जरा देखेंगे वेग का मान घटेगा तो पूरा तनाव भी क्या करेगा, घटता जाएगा। अब मान लिया कि बिंदु A पर पहुंचते 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 कण का वेग इतना हो जाता है कि तनाव क्या हो जाए, घटकर शून्य हो जाए। तो उस अवस्था में बिंदु A पर वेग क्रांतिक वेग कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्रांतिक वेग क्या होता है कि उच्चतम बिंदु पर वह वेग जिसके लिए उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहां पर लिखेंगे कि यदि उच्चतम बिंदु A पर वेग, क्रांतिक वेग को VC से प्रदर्शित करते हैं, तो यदि उच्चतम बिंदु A पर वेग VC हो तब तनाव TA का मान क्या हो जाएगा, तनाव TA का मान यहां पर 0 हो जाएगा। तो तनाव TA का मान जब 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू यम VC स्क्वायर अपान यल माइनस यम जी। अब इस यम जी को इस साइड में ले लेंगे तो यहां पर जरा देखें यम जी इक्वल टू यम VC स्क्वायर अपान यल। अब यम से यम कैंसिल हो जाएगा और GL इक्वल टू हो जाएगा VC स्क्वायर। VC स्क्वायर इक्वल टू जब लिखेंगे तो √GL। यही क्या हो गया, क्रांतिक वेग हो गया। VC क्या है यहां पर, क्रांतिक वेग। VC को क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। VC यहां पर क्या है, क्रांतिक वेग है। तो क्रांतिक वेग का मतलब क्या हुआ कि वह न्यूनतम वेग जिससे कण उच्चतम बिंदु को बस पार कर जाए, उतना कम से कम वेग होना चाहिए। अगर पिंड में उच्चतम बिंदु पर वेग √GL से कम है तो पिंड बिंदु A को पार करके फिर वृत्ताकार पथ पर नहीं चलेगा, इसी जगह से यह क्या करेगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। तो क्रांतिक वेग VC का मान आ गया √GL। अब पिंड ज्यों-ज्यों बिंदु P से ऊपर की ओर जाएगा इसका वेग घटता जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। तो बिंदु P से A तक की गति के लिए यहां पर देखेंगे बिंदु P से A तक की
गति के लिए क्या होगा? गतिज ऊर्जा में कमी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पिंड की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। तो गतिज ऊर्जा में जितने की कमी होगी उतने ही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, गतिज ऊर्जा में कमी इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में कमी इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो अब गतिज ऊर्जा में कितने की कमी आएगी, यहां पर जरा देखें। यहां पर अब हम लोग फार्मूला अब आगे लिखते हैं। यहां पर जरा देखेंगे, गतिज ऊर्जा में कमी इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा में P से A तक की गति के लिए गतिज ऊर्जा में कमी हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पर वेग v है और यहाँ पर वेग कितना है? va है। यहाँ पर वेग va है, तो हाफ m va स्क्वायर, यह गतिज ऊर्जा में कमी। अब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ पर जब पिंड पहुंचेगा? तो देखिए, पिंड यहाँ पर है, तो यहाँ से पिंड की ऊंचाई कितनी हो गई यहाँ तक? तो देखेंगे, यह यहाँ से तो यहाँ तक यह यल है धागे की त्रिज्या, और यहाँ यह जरा देखेंगे, यह धागे की त्रिज्या है, धागे की लंबाई यल है, यह कोण थीटा है। तो यह OM बिंदु P से इस AB पर हमने लंब खींच दिया है PM, तो यह हो जाएगा यल cos थीटा। तो इस तरह से AM हो जाएगा AM यल प्लस यल cos थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगा वह mgh फार्मूला होता है। h की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ऊंचाई। तो पिंड पहले यहाँ पर था, इसकी सीध में था, अब कहाँ पर पहुँच गया? A पर पहुँच गया। तो यहाँ से पिंड की ऊंचाई कितनी हो गई? यह यल हो गया और यह यल cos थीटा। तो यहाँ पर h की जगह लिखेंगे यल प्लस यल cos थीटा। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, इस दो से हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर लें और यम से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल टू 2g यल प्लस यल cos थीटा। इस तरह से अब हम मान लेते हैं कि बिंदु A पर अगर पिंड केवल बस पार करने की स्थिति में है, तो इस अवस्था में VA का जो मान होगा वह VC क्रांतिक वेग VC के बराबर होगा और उसका मान आएगा √GL। तो यहां पर लिखेंगे, जब कण बिंदु A को केवल पार कर सकने की स्थिति में, पार कर सकने की स्थिति में हो, जब यहां पर जरा देखेंगे, जब कण बिंदु A को केवल पार कर सकने की स्थिति में हो, तब VA इक्वल टू VC इक्वल टू √GL यही यहां पर रखा जाएगा। तो जब यहां पर रखेंगे तो देखेंगे V स्क्वायर और VA इक्वल टू VC हो जाएगा √GL। तो यहां पर हो जाएगा -GL और इक्वल टू 2G, इसका गुणा कर लेंगे तो अंदर हो जाएगा 2GL प्लस 2GL cos थीटा। इस GL को इस साइड में ले लेंगे तो V स्क्वायर हो जाएगा
3gl प्लस 2gl cos थीटा v स्क्वायर इक्वल टू gl को अगर बाहर ले लें तो ऐसे हो जाएगा 3 प्लस 2 cos थीटा gl इंटू 3 प्लस 2 cos थीटा, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट gl 3 प्लस 2 cos थीटा। इसको बनाएंगे इक्वेशन डबल स्टार। यह आ गया इक्वेशन डबल स्टार। अब v का मान अब हम कहां पर रखेंगे? इक्वेशन स्टार में रखेंगे। यही v का मान इक्वेशन स्टार में रखेंगे तो किसी भी बिंदु पर तनाव का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण स्टार तथा डबल स्टार से v का मान यहां पर जब रखेंगे तो देखेंगे तनाव क्या आएगा, T इक्वल टू आएगा m बाई एल, तो पहले से है, और v स्क्वायर, तो इसका जब वर्ग कर लेंगे तो यहां पर जरा देखेंगे यह कड़ी हट जाएगा और यहां पर कितना आएगा gl 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस mg cos थीटा। mg cos थीटा पहले से है। इस तरह से देखेंगे l से l कैंसिल हो जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा, ये देखेंगे इस तरह से आएगा t इक्वल टू 3mg, इसका इसमें इंटू करें 3mg प्लस 2mg cos थीटा और प्लस यहां से कितना mg cos थीटा, और यहां से आएगा t इक्वल टू 3mg, देखेंगे इसको जब जोड़ेंगे तो 3mg प्लस 3mg cos थीटा। अब इसमें से कॉमन कितना ले लेंगे, 3mg कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा यह जरा देखेंगे इस तरह से आएगा t इक्वल टू 3mg 1 प्लस cos थीटा। तो इसी को बनाएंगे इक्वेशन ट्रिपल स्टार। तो यही हमारे दो महत्वपूर्ण फार्मूले हो गए, एक इक्वेशन डबल स्टार और एक इक्वेशन ट्रिपल स्टार। इसी की सहायता से हम किसी भी बिंदु पर तनाव और वेग का मान निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए कण के किसी भी बिंदु पर वेग निकालने का सूत्र यह है और तनाव निकालने का फार्मूला यह है। तो यहां पर जरा देखें, तनाव निकालने का फार्मूला हम यहां पर लिखेंगे और वेग निकालने का फार्मूला केवल बस अब लिखेंगे। और जैसे देखेंगे जब कण गति कर रहा है ऊर्ध्वाधर वृत्त में, यदि कण ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है v वेग से, तो बिंदु B पर, जब कण बिंदु B पर हो तब धागे में तनाव कितना होगा, कण का वेग कितना होगा। तो यहां पर जरा देखेंगे, लिखेंगे बिंदु B पर, बिंदु B पर, यह केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट बिंदु B पर। तो बिंदु B के लिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से यह थीटा है, जब कण बिंदु B पर है तो उस अवस्था में थीटा का मान कितना रहेगा, 0। तो बिंदु B पर यहां पर जरा देखेंगे थीटा इक्वल टू 0 होगा। अतः वेग, वेग का मान कितना होगा, वेग v इक्वल टू यहां पर जरा देखें अंडर रूट GL 3 प्लस 2 cos 0, cos 0 का मान 1, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, GL cos 0 का मान 1, तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 अंडर रूट 5 GL। ये किसका मान आ गया, वेग का मान आ गया, कहां पर, बिंदु B पर। तो इसको लिख सकते हैं VB। अब तनाव कितना होगा बिंदु B पर, तनाव यहां पर जरा देखेंगे तनाव, तो तनाव के लिए यहां पर जरा देखेंगे फार्मूला है, इसमें क्या करेंगे, थीटा की जगह 0 रख देंगे, तो तनाव T इक्वल टू हो जाएगा 3mg
1 प्लस cos 0, cos 0 का मान 1 और ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू 1 और 1 कितना 2 का इंटू करेंगे तो 6 mg। यह तनाव कहाँ पर है? बिंदु B पर है। तो यह बिंदु B पर क्या आ गया? तनाव आ गया। अब हम आते हैं यहां पर एक बिंदु C ले लेते हैं जो कि B से कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर है। तो यहां पर अब लिखेंगे बिंदु C पर केस 2, यहां पर लिखेंगे बिंदु C पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अतः वेग भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखेंगे यहां पर थीटा की जगह 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा। यहां से कितना आएगा? v इक्वल टू √3 GL, v इक्वल टू आएगा √3 GL। और तनाव कितना होगा? तो यह किस पर है? बिंदु C पर है यह। अब तनाव कितना होगा? अतः तनाव T, यहां पर जरा देखिए कैपिटल C हम लिख दे रहे हैं, यह बिंदु C के लिए है, क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है, यहां पर पॉइंट C के लिए वेलोसिटी है। और यहां पर क्या है? तनाव। तो तनाव का फार्मूला यहां पर है, इसमें भी थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। तो TC इक्वल टू आएगा कितना? 3mg, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब बचा बिंदु A पर, तो केस थर्ड यहां पर जरा देखें, केस थर्ड यहां पर लिखेंगे बिंदु A पर। बिंदु A पर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो वेग कितना हो जाएगा? VA। देखेंगे यहां पर 180, थीटा का मान 180 रखेंगे तो 180 का मान -1, तो 3 में से 2 घट जाएगा, आएगा 1, यानी कितना आएगा? √GL। कितना आएगा? √GL आएगा। अब इसके बाद आगे जरा देखें, केस थर्ड में तनाव, टेंशन T कितना आएगा? तो यहां पर भी थीटा का मान कितना रखेंगे? 180। तो जब थीटा की जगह 180 रखेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1, तो +1 -1 मिलकर 0 दे देगा। ये पूरा तनाव क्या हो जाएगा? 0। तो TA इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब यहां पर अब आपको ध्यान यह रखना है कि जब कण का न्यूनतम बिंदु पर वेग अगर 5GL √5GL है, तभी यह बिंदु A को पार कर पाएगा। अब बिंदु A को पार कितने वेग से करेगा? √GL वेग से करेगा। और अगर बिंदु B पर कण का वेग √5GL से कम है तो कण बिंदु A तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा बात, अगर कण का बिंदु A पर वेग √GL से कम है तो कण बिंदु A को पार नहीं कर पाएगा। इसी जगह से क्या करेगा? ऐसे सीधा नीचे की ओर गिर जाएगा। जब कण का वेग बिंदु A पर √GL से अधिक है तभी यह फिर आगे वृत्ताकार पथ बनाते हुए गति करेगा। तो इस तरह से आपने समझा डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। एक प्रश्न आता है कि जब हम एक छोटी बाल्टी में कुछ पानी भरकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में बड़े तेजी के साथ घुमाते हैं तो बाल्टी से पानी बाहर नहीं गिरता, आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? दूसरा प्रश्न आता है कि बाल्टी को कितने वेग से घुमाएं ऊर्ध्वाधर वृत्त में कि बाल्टी से पानी बाहर की ओर न गिरे। इन दोनों सवालों पर कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर जरा देखें, इस बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है उसका भार mg ठीक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करेगा
और बाल्टी की तली पर एक प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्र बल बाहर की ओर कार्य करेगा। कौन सा बल? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर कार्य करेगा और इसका मान होगा mv²/L, जहां पर L क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो जब पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं L त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से, तो पानी बाहर की ओर नहीं आता। तो इसका कारण क्या है? यहां पर जरा देखिए, इसका कारण यह है कि बाल्टी की तली पर एक अपकेंद्र बल बाहर की ओर कार्य करता है, और जबकि पानी का भार mg नीचे की ओर कार्य करता है। और जब तक दोनों में संतुलन रहेगा, पानी बाहर की ओर नहीं गिरेगा। तो यहां पर जरा देखेंगे, अपकेंद्र बल का मान अधिक होना चाहिए, mv²/L का मान अधिक होना चाहिए। किससे? जो पानी का द्रव्यमान है उससे। तो यहां पर m से m कट जाएगा, v², यहां पर ग्रेटर आर इक्वल टू कर सकते हैं, यह हो जाएगा gl, मीन्स v की वैल्यू √gl से अधिक या उसके बराबर अगर है तो बाल्टी से पानी बाहर नहीं गिरेगा। अगर v का मान √gl से कम है तो बाल्टी से पानी बाहर गिर जाता है। तो यहां पर एक सवाल यह आता है कि कितने वेग से घुमाया जाए, तो वेग के लिए यह फार्मूला है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि क्यों बाल्टी से पानी बाहर नहीं गिरता? तो बाल्टी की तली पर एक अपकेंद्र बल ऊपर की ओर कार्य करता है जो पानी के भार को संतुलित करता है, इसलिए पानी बाहर नहीं गिरता।